Hello student, welcome to the second lecture of oxygen family, that is group number 16. We are in a chapter of P block elements and this is the second lecture. In the first lecture we have completed the physical and the chemical properties of group 16 along with the anomalous behavior of oxygen. In this lecture we are going to start with the dioxygen, इसका preparation, इसके properties पढ़ेंगे. Preparation में बहुत सारे methods सिखाऊंगा जो बहुत ज़्यादा important है और उसके बाद if time permit then we will move to diozone, that is O3, right? Let us start with the preparation of oxygen, dioxygen. The first method, that is the laboratory method, very important. NCERT के हिसाब से बच्चों, the first method is decomposition of laboratory method, decomposition of potassium dichlorate by decomposition of KClO3 using MnO2 as a catalyst. As a catalyst free of carbon, वरना ये रिएक्शन एक्सप्लोसिव हो जाती है फ्री ऑफ कार्बन, राइट? सो दिस इज द लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइऑक्सिजन, दैट इज O2. ना अगर हम लोग रिएक्शन देखें तो रिएक्शन में एज सच कुछ दम नहीं है, रिएक्शन बहुत इजी है. हम लोग 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं, चैप्टर एयर में है ये, ठीक है. हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2. बर्जेलियस ने ये डिस्कवरी की थी, अगर हम लोग MnO2 के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो ही रिएक्शन का स्पीड ज़्यादा होता है. तो मिस्टर बर्जेलियस ने डिस्कवरी की थी कैटलिस्ट की, तब उन्होंने डिफाइन किया था कि ये केमिकल यूज करने के बाद रिएक्शन का जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. तो MnO2 यहाँ पे रिएक्शन को क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, कैटलिस्ट बोलते हैं. तो ये सरफेस केमिस्ट्री में मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, आप वो वीडियोस देख सकते हो. 3O2, राइट? सो 2KCl प्लस 3O2, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो गया, करेक्ट? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये एक लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्या है, डाइऑक्सीजन है ना. इफ यू मूव टू द सेकंड मेथड बाय डिकम्पोजिशन, ये भी डिकम्पोजिशन ही था बट ये लेबोरेटरी मेथड था. इसमें हम लोग डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स करेंगे बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड्स, राइट? ऑक्साइड्स को हीट करेंगे. मैंने आपको, अगर आपने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के मेरे वीडियो लेक्चर्स देखे हैं तो मैंने आपको उसमें लेक्चर नंबर 13 में एलिंगम डायग्राम सिखाया. तो एलिंगम डायग्राम में मैंने आपको सिखाया था कि बहुत सारे मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं या मेटल ऐसे होते हैं उनके ऑक्साइड्स हाईली अनस्टेबल होते हैं और जैसे उनको हीट करते हो दे डिकम्पोज एंड गिव व्हाट अगेन बैक टू योर मेटल एंड ऑक्सीजन गैस. तो ऐसे मेटल ऑक्साइड्स की लिस्ट में सबसे पहले मैं लिखूंगा मर्क्यूरी का ऑक्साइड, ठीक है. इसको अगर आप हीट करोगे अप टू 450 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इट गिव्स यू 2 Hg स्टूडेंट्स एंड अलोंग विद दैट यू गेट O2 गैस, ऑक्सीजन गैस मिल जाएगा. इसके अलावा अगर हम लोग Ag2O लेते हैं, ये भी मैंने आपको सिखाया था, ठीक. इसको अगर हम लोग हीट करते हैं अप्रोक्सीमेटली 350 डिग्री सेल्सियस, दिस आल्सो गिव्स सिल्वर प्लस O2 गैस, राइट? ऐसे बहुत सारे हम लोग ने मेटल ऑक्साइड्स पढ़े हैं, ठीक है ना. एक दो और रिएक्शन लिख लेते हैं, चलो. MnO2 को अगर आप हीट करते हो इट गिव्स यू Mn3O4 along with O2. आप इसको बैलेंस कर लेना, ठीक है ना. मैं चलो बैलेंस कर ही लेता हूँ, छोटा सा ये 3Mn, ऑक्सीजन 6 है तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2, ये हो गया. उसके बाद में अगर हम लोग बात करें PbO2 के हीटिंग इफेक्ट की, बहुत इंपॉर्टेंट है. PbO2 सबको पता है बच्चों कि जो Pb है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है. बट हम लोग अगर कार्बन फैमिली की बात करें, कार्बन फैमिली का लास्ट एलिमेंट है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड. केमिस्ट्री सर गिव्स शाइनी प्रॉब्लम, राइट? तो Pb जो है वो +4 में अनस्टेबल है. क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि यस बोलो, क्योंकि यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट देखने को मिलता है. यस, वेरी गुड. इनर्ट पेयर इफेक्ट देखने को मिलता है. बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट Pb+4 जो है वो हाईली अनस्टेबल. और मैंने आपको बोला था कि PbI4 एग्जिस्ट भी नहीं करता. जब मैंने आपको कार्बन फैमिली सिखाया था, इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन शो करता है ये, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है. तो Pb+4 से किस में कन्वर्ट होना चाहेगा, +2 में कन्वर्ट होना चाहेगा. तो ये जैसे आप इसको हीट करोगे वो PbO2 से PbO में कन्वर्ट हो जाएगा. यहाँ पे Pb किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में है, अभी हाईली स्टेबल है. ऑक्सीजन टोटल 4 थे, 2 ही लिखे तो डेफिनेटली O2 गैस इवॉल्व हो गया. हो गया कि नहीं हो गया, करेक्ट? उसके अलावा अगर हम लोग बात करें और भी बहुत सारे ऑक्साइड्स ले सकते हैं या फिर मिक्स ऑक्साइड लेते हैं. मिक्स ऑक्साइड में अगर हम लोग लेंगे Pb3O4, ये मिक्स ऑक्साइड है. मिक्स ऑक्साइड को भी अगर आप हीट करते हो तभी भी आपको कौन सा गैस मिलेगा, O2 गैस ही मिलेगा, राइट? अभी ये मिक्स ऑक्साइड किसका किसका बना है, जरा दिमाग लगाओ, सोचो 30 सेकेंड.
बोलो बराबर है। बराबर क्या सर, नहीं पता था, मैंने वही बोला ना, बराबर नहीं पता है ऐसा। PbO2 और PbO से बना है। अगर हम लोग इसको रियल में बैलेंस करना चाहें तो 2 PbO प्लस PbO2 बनेगा। देखो जरा, टोटल 3 Pb है, ऑक्सीजन 2 और 2 4 है। जैसे आप हीट करोगे तो कहने से बच्चों यहाँ पे Pb +2 में है और यहाँ पे Pb किस ऑक्सीडेशन स्टेट में, +4 में। तो ये तो ऑलरेडी +2 में ही है, ये तो स्टेबल ही है। तो ये 2 PbO तो वैसा का वैसा बन गया, बराबर है। और ये PbO2 जो है वो किस में कन्वर्ट होगा, PbO में कन्वर्ट होगा और एक ऑक्सीजन गैस निकलेगा। तो यहाँ पे टोटल PbO कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। बट एक ऑक्सीजन गैस की जगह पे यहाँ पे हाफ O2 आएगा, ठीक है। अगर आपको इसको परफेक्ट होल नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 1 O2 हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो अभी आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि बच्चों यहाँ पे 3 PbO कहाँ से बना। तो 3 PbO बना क्योंकि 2 तो PbO में था ही और एक PbO2 में Pb+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, तो हमको उसको +2 में कन्वर्ट करना था। और वो कन्वर्ट करना था मतलब वो अपने आप होता है हीटिंग पे, क्यों? क्योंकि वो +4 में अनस्टेबल होता है, ठीक है। नाउ आई गिव यू वन मोर क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो। चलो क्वेश्चन, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ फॉलोइंग, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ फॉलोइंग ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग। हीटिंग पे इन सब के प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करने थे। नंबर 1 Fe3O4, वापस से देखो मैंने मिक्स ऑक्साइड ही दिया है। Fe3O का हीटिंग प्रोडक्ट बताओ। दूसरा बेरियम पेरोक्साइड, इसका भी हीटिंग होगी, आपको पता करना है, ठीक है। 30 सेकंड ले लो आराम से। देखो गलत होगा वो चलेगा बट ट्राई जरूर करो, ठीक है, ट्राई जरूर करो। किया, देखते हैं आंसर। Fe3O4 बच्चों वापस से क्या एक मिक्स ऑक्साइड है? यस। FeO प्लस Fe2O3, FeO प्लस Fe2O3। तो यहाँ पे +2 में और यहाँ पे +3 में, तो जब हीट करोगे तो यहाँ पे टोटल 3 Fe है ना, तो 3 FeO बन जाएगा। ये भी FeO में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे ऑक्सीजन टोटल 4 थे, यहाँ पे 3 तो चले गए, तो हाफ O2 लिखेंगे। अगर आपको इसको होल नंबर में कन्वर्ट करना है तो O2 मल्टीप्लाई बाय 2। अगर मैं इसकी बात करूं बेरियम पेरोक्साइड की, तो इसको हीट करेंगे तो बच्चों ये पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड से जो उसमें पेरोक्साइड लिंकेज होता है वो तो अनस्टेबल होता है, तो हीट करते ही ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइड में। और यहाँ पे आपको O2 गैस इवॉल्व करके दे देगा। तो यहाँ पे 2 BaO, टोटल ऑक्सीजन 4 थे, तो ये 2 और 2 4 हो गए। तो इन सब में ऑक्सीजन गैस फॉर्म हो रहा है बच्चों। बट डू रिमेंबर दिस इज लेबोरेटरी मेथड, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी मैंने ऑक्साइड्स जितने भी दिए बेटा उतने कम है, क्योंकि बहुत सारे ऑक्साइड्स हैं। बट मैंने अभी जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और जो एग्जाम में आ सकते हैं या आए हुए हैं वो सब मैंने सिलेक्ट करके नोट्स उसी हिसाब से बनाए, ठीक है। और बीच बीच में क्वेश्चंस भी फ्रेम किए ताकि आपको भी थोड़ा इन्वॉल्वमेंट मिले कि लेक्चर में आप लोग भी कुछ सॉल्व कर सको, ठीक है, नहीं तो मोनोटोनस हो जाएगा। थर्ड मेथड इज बाय रेडॉक्स रिएक्शन। नाउ दिस इज टोटली बेस्ड ऑन डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स। अगर आपने डीएनए ब्लॉक एलिमेंट्स के लेक्चर्स देखे हैं तो बहुत इजी लगेगा, नहीं देखे हैं तो थोड़ा सा आपको डाउट आ सकता है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको ये भी समझ जाएगा। नाउ हम सबको पता है कि जो K2Cr2O7 होता है या फिर KMnO4 होता है, दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। K2Cr2O7 तो सिर्फ कौन से मीडियम में, यस एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कर सकता है। अगर मैं इसका रिएक्शन करवा दूं H2O2 के साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो डेफिनेटली बच्चों ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे क्रोमियम +6 है तो +6 से +3 में, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि क्रोमियम अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठा है +6 में, तो वो कम ही होगा। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। मैं इसके ऊपर थोड़े एंट्रेंस के थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस बनाऊंगा बच्चों, ध्यान देना प्लीज, ठीक है। बट उसको नीट और जेईई मेंस के स्टूडेंट्स भी देखेंगे क्योंकि वो भी कभी भी पूछा जा सकता है। सबसे पहले K तो अपना ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं करेगा, तो वो तो K2SO4 ही बनेगा 101%। क्रोमियम +6 से +3 में कन्वर्ट होगा ऑरेंज से ग्रीन कलर के कंपाउंड में, तो Cr2SO4 थ्राइस हो जाएगा, ठीक है ना। उसके डेफिनेटली बच्चों H2O तो बनेगा, जन्म से जल्दी आ रहे हैं। और यहाँ पे ये जो H2O2 है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब सामने वाले का रिडक्शन कर रहा है, खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन होके क्या बन जाएगा, O2 बन जाएगा। सर ये कैसे समझा? एकदम सिंपल है बच्चों, नंबर लाइन, ये -1 था, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया 0, सो -1 से 0 ऐसे जाते तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है ना, भूल गए लगता है। देखो इधर
ये 0, ये -1, सोते रहते हैं गाँव वाले। ऑक्सीडेशन हो रहा है -1 से 0, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब सामने वाले का रिडक्शन करेगा, खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 0 में, यहाँ पे क्या था, -1 था। तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन, अभी इसको बैलेंस भी तो करना है हमको, तो इसका n फैक्टर कितना है, क्रोमियम +6 से +3 में गया है, चलो लिख ही देते हैं, +6 से +3 में गया, तो चेंज कितने से हुआ है, 3 से, बट क्रोमियम के एटम्स कितने, 2 है, तो टोटल चेंज कितने से हुआ, 6 से चेंज हो गया बच्चों। अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन यहाँ पे किस ऑक्सीडेशन स्टेट में था, -1 में, और यहाँ पे किस में है, 0 में, तो -1 से 0 चेंज कितने से हुआ, 1 से, बट ऑक्सीजन कितने थे, 2 थे, तो ये पे 2 हो गया। ऐसे करना है बच्चों, ठीक है। अभी क्या करोगे बताओ, ये नंबर और ये नंबर तो कैंसिल होने लायक है, तो ये 1 जा हो जाएगा और ये 3 जा, तो अभी क्रॉस करो, ये 1 ऐसे और ये 3, ये 3 इधर आ जाएगा, करेक्ट, बराबर है। तो अभी बैलेंस करो, 2 तो K है, 2 K है, Cr2 कितने हैं, 2 है, 2 है, SO4 कितने हैं, 1 और 3, टोटल कितने हो गए, 4, सो 4H2SO4, 4H2SO4, हाइड्रोजन गिनो, 8, 8 और 6 कितना हो गया, 14 हो गया, तो 14 हो गया, तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो और कहीं है नहीं, तो 14H2 7H2 हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन के बैलेंसिंग की, ऑक्सीजन के लिए याद रखना सल्फेट को कभी मत देखो, क्यों नहीं देखो मैं आपको बताता हूँ। जनरली ऐसे करेंगे 16, 4 4 जा 16, अभी यहाँ पे भी SO4, यहाँ पे भी SO4, देखने की जरूरत ही नहीं है बच्चों, वो तो ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा। SO4 पूरा देखो, SO4 कितना है, 4 है, यहाँ पे 3 SO4, यहाँ पे 1 हो गया। अभी इसके ऑक्सीजन को गिने मत, तो ऑक्सीजन कहाँ का गिनना है, 7, अगर आपको नहीं जम रहा है तो पूरा ऑक्सीजन गिनो, ठीक है। 7 और 6 कितना हो गया, 13 हो गया, तो यहाँ पे 7 ऑक्सीजन तो ऑलरेडी कवर हो गया, ये ऑक्सीजन मत देखा, वो तो सल्फेट का है, तो 7 हो गया, तो बचा कितना, 6 बचा, तो 6 बचा तो 3O2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3O2। अभी आप देखोगे तो रिएक्शन ऑलरेडी क्या हो गया, बैलेंस। तो इससे भी तो हम लोग डाई ऑक्सीजन बना सकते हैं ना, O2 गैस बना सकते हैं, O2 गैस ये भी इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। अभी इसमें एक जेई एडवांस का क्वेश्चन जो बनाया जा सकता है, बहुत अच्छा वाला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान देना। नीट और जेई मेंस वाले भी देखेंगे, बोर्ड्स वाले तो नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, इस पार्ट को स्क्रॉल करके आगे बढ़ा दो थोड़ा ना। क्या है मैं आपको बताता हूँ कि अगर हमने H2O2 के अंदर जो ऑक्सीजन है वो 18 वाला लिया होता, चलिए 18 वाला क्या है, ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप से बच्चों, 16, 17 एंड 18, 3 आइसोटोप है। अगर मैं 18 वाला ऑक्सीजन लेता हूँ सर, तो ये वाले कौन से ऑक्सीजन है, अरे कितने सवाल पूछते हो, ये वाला ऑक्सीजन 16 है, वो कैसे पता चला सर, कुछ नहीं लिखा है ना बच्चों, तो 16 माना जाएगा। क्या बोला मैंने, सुना, बोलो वापस, हाँ, कुछ नहीं लिखा तो 16 माना जाएगा, तो कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पे 16 है, तो ये सब 16 वाले। अगर मैंने ये वाला 18 ले लिया होता, करेक्ट, तो ये वाला जो ऑक्सीजन होता वो 18 वाला ऑक्सीजन किस में आता, फिर मतलब किस में आता, मतलब सर इस प्रोडक्ट में कोई ना कोई जगह पे तो ऑक्सीजन 18 वाला आता ना, तो वो किस में आता, ऑप्शन ए में दे दिया है K2SO4, क्या K2SO4 में ऑक्सीजन दिखेगा, ऑक्सीजन 18 वाला, क्या Cr2SO4 थ्राइस में दिखेगा, Cr2SO4 थ्राइस में दिखेगा, सी क्या H2O में दिखेगा, चलो फॉर्चुनेटली सब ऑप्शन, चारों ऑप्शन वही बन गए बच्चों, ठीक है ना, चारों ऑप्शन में ऑक्सीजन सही है। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि बताओ किस, ये वाला ऑक्सीजन किस में चला गया, क्या ये वाला 18 वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा, या ये वाला होगा, कैसे डिसाइड करोगे, इसको हल्के में मत लो बच्चों, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, सोचो जरा। वेरी गुड, आप लोगों ने सोचा K2SO4 रॉन्ग, सर हमने ये सोचा ही नहीं था, ठीक है। फिर आपने क्या सोचा, Cr2SO4 थ्राइस, ये भी रॉन्ग, सर ये भी नहीं सोचा था आपने। फिर आपने सोचा होगा H2O, ये भी रॉन्ग, सर ये भी नहीं सोचा, तो ऑप्शन ए की बचा कौन सा, 8 O2 वाला, क्योंकि इसमें ही ऑक्सीजन 18 वाला आएगा। क्यों आएगा उसका रीजन सुनो, उसका रीजन यहाँ पे ऑक्सीजन -1 में था, तो माइनस, ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, मतलब खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, तो -1 से किस में जाएगा, 0 में जाएगा, तो और इसमें ऑक्सीजन बेटा किस में है, 0 में है, तो डू रिमेंबर दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हल्के में मत लेना, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, ठीक है। चलो एक और रिएक्शन लिखूंगा मैं नहीं लिखूंगा, अभी आप लोग लिखना, KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, KMnO4 in acidic medium reacts with H2O2 to again give what, अभी बताओ इसमें क्या क्या बन सकता है, दिमाग लगाओ। KMnO4 and H2SO4 अगर हम लोग रिएक्शन करवाए, तो यहाँ पे Mn किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है,
+7 में, तो +7 से +5 में जाएगा। क्यों +5 में जाएगा सर? क्योंकि यहाँ पे बैंड 153 याद है, एसिडिक मीडियम में कितने से चेंज होता है? 5 से चेंज होता है। ट्रिक सिखाया था मैंने डीएनए ब्लॉक में, आरबी ट्रिक्स। प्लस 5 से चेंज होगा, तो 5 से चेंज होगा तो बच्चों ये के का क्या होगा? के का तो K2SO4 ही बनेगा। Mn का क्या बनेगा बताओ? Mn का MnSO4 बनेगा। +2 में गया, देख लो, +7 से +2 में गया। उसके बाद में वाटर हमारा अधिकार है और ये आपका हो जाएगा O2। तो यहाँ पे KMnO4 किसका एजेंट है? कौन सा एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये कौन सा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट है। बैलेंस करो, अभी आप लोग खुद से करो बच्चों। देखो मैं आपको लिख के देता हूँ, फिर आपको 30 सेकंड्स का टाइम देता हूँ। इसका एन फैक्टर 2 है और इसका एन फैक्टर 5 है। चलो करो, ट्राई करो, नहीं खुद से ट्राई करो बच्चों। अभी वीडियो को पॉज करने का बटन होगा आपके मोबाइल में, लैपटॉप में, उसको पॉज कर सकते हो, फिर सॉल्व करना है। करेक्ट? देखो अभी यहाँ पे बच्चों 2 है, कर लिया होगा आई होप सबने। 2 है और यहाँ पे कितना है? 5 है। करेक्ट? तो 2K है, 2K हो गया। Mn 2 होने चाहिए थे, 2 Mn हो गए। अभी आप गिनो SO4 टोटल मैंने कितने यूज किए? 1 और 2 यहाँ पे, तो टोटल 3 हो गए, तो 3H2SO4 हो जाएंगे। बराबर? अभी गिनो हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन यहाँ पे कितने? 6 है और यहाँ पे 10 है, 16 है। तो 16 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन सिर्फ यहीं पे है, तो यहाँ पे 8H2O आएगा। अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन की, तो SO4 वाले ऑक्सीजन को मत देखो, तो बचा कौन सा? एक तो ये वाला ऑक्सीजन, 4 2 8, 8 + 10 18 हो गया, 18 हो गया। तो ये वाले मत देखो, ये वाला मत देखो, यहाँ पे 8 हो गए, तो बचे कितने? 10 बचे ना, तो 5O2 हो जाएगा। हो गया। इज इट क्लियर? वापस से सेम ऊपर वाला क्वेश्चन अप्लाई करो। अगर मैंने ये वाला ऑक्सीजन 18 वाला लिया होता, ये वाला ऑक्सीजन 18 वाला लिया होता, तो ये ऑक्सीजन कहाँ दिखता? यहाँ पे नहीं ना, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। यस, वेरी गुड। तो ये हो गया बच्चों बाय रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन से भी हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। 4th पॉइंट, अभी तक प्रिपरेशन पार्ट खत्म नहीं हुआ। हम लोग पढ़ेंगे K2Cr2O7 एंड KMnO4 का हीटिंग इफेक्ट, जो हम लोग ऑलरेडी डीएनए ब्लॉक में कर चुके हैं, बट यहाँ पे वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ O2 भी है। और फिर लास्ट में हम लोग इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ O2 पढ़ेंगे। ठीक है, इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चों। Okay students, so let's move to the next method of preparation. Fourth method, by decomposition of वेरी इंपॉर्टेंट, ये डीएनए ब्लॉक में कवर हो चुका है, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे मेथड ऑफ प्रिपरेशन के तौर पे पढ़ेंगे। KMnO4 का डिकम्पोजिशन मतलब हीटिंग इफेक्ट, K2Cr2 का हीटिंग इफेक्ट, इवन KNO3 के हीटिंग इफेक्ट से भी हम लोग O2 गैस बना सकते हैं। करेक्ट? तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। हम लोग ने वहाँ पे ये भी पढ़ा था कि KMnO4 का जो हीटिंग प्रोडक्ट्स होता है वो डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं दिखा रहा है। KMnO4 को जब आप हीट करते हो, पोटेशियम परमैंगनेट, तो ये आपको देगा K2MnO4, K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2 गैस इज फॉर्म। करेक्ट ना? बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें यही बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे Mn+6 है, यहाँ पे +4 है और यहाँ पे +7 है। This is not a disproportionation. This is not an example of disproportionation reaction. Not disproportionation reaction. क्यों? Disproportionation में क्या होता है? जो भी ऑक्सीडेशन नंबर होता है उससे ज्यादा भी होता है, उससे कम भी होता है। मतलब उससे आगे भी बढ़ता है और कम भी होता है। मतलब ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। बहुत तरीके से बता दिया। तो +7 अगर है तो +7 से बढ़ना चाहिए, बट Mn का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7 ही होता है। डीएनए ब्लॉक में पढ़ चुके हैं। तो +7 से +6 हो रहा है, वो भी कम हो रहा है, +4 में जा रहा है, वो भी कम हो रहा है। तो डेफिनेटली बच्चों यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर में अगर हम लोग बात करें तो कम ही होते जा रहे हैं। तो इसको डिस्प्रपोर्शनेशन गलती से भी मत बोलना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डीएनए ब्लॉक की रिएक्शन है। इसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ KMnO4 बोला जाएगा। राइट? अगर मैं बात करूं K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, राइट, ऑरेंज कलर का कंपाउंड है, इसको हीट करोगे तो आपको मिलेगा K2Cr O4 पोटेशियम क्रोमेट, ये डाइक्रोमेट है, ये क्रोमेट है, प्लस Cr2O3 क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी गया है, प्लस यहाँ पे O2 गैस भी मिलेगा। बैलेंसिंग वाला पार्ट आप लोग कर लेना, इजी है।
नाउ यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्रोमियम +6 में है, यहाँ पे भी +6 है, यहाँ पे +3 में है, तो चेंज तो बेसिकली इसका तो कुछ हुआ ही नहीं है, राइट। तो ये होगा बच्चों, इन दोनों में भी O2 गैस बन ही रहा है। इवन इफ यू टेक KNO3, KNO3 भी अगर आप लेते हो तो KNO3 ऑन हीटिंग पोटेशियम नाइट्रेट, very easy, very important reaction, it gives potassium nitrite plus O2 gas is formed। तो स्टूडेंट्स इस रिएक्शन की बात करें तो ऑक्सीजन 6 है, यहाँ पे 4 और 2 6 हो गए बच्चों। तो नाइट्रेट से क्या बन गया, नाइट्राइट बन गया अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ O2 गैस। तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, O2 गैस को बना सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड्स। इससे हम लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं O2 गैस को, ठीक है ना। इसमें मैं दो मेथड सिखाऊंगा। द फर्स्ट मेथड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडुलेटेड वाटर, ठीक है ना। प्योर वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके लिए बच्चों उसके अंदर H+ और OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही कम होता है, तो इट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके अंदर थोड़ा सा एसिड या बेस या सॉल्ट डालने से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, और ये 10th स्टैंडर्ड में भी आपने रिएक्शन पढ़ा है। सपोज अगर मैं एसिडुलेटेड वाटर लेता हूँ, दिस इज से फॉर एग्जांपल एसिडुलेटेड वाटर, एसिडुलेटेड वाटर का अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस कराऊं 6 वोल्ट बैटरी, इट गिव्स यू 2 मोल्स ऑफ H2 एंड 1 मोल ऑफ O2। ये हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ा है, ठीक है ना। दिस इज फॉर्म्ड एट कैथोड, H2 is formed at cathode, right, and O2 is formed at एनोड। ये एनोड पे फॉर्म होता है, और O2 कहाँ पे, सॉरी H2 कहाँ पे फॉर्म होता है, कैथोड पे, और O2 कहाँ पे फॉर्म होता है, एनोड पे। अगर हम लोग रिएक्शन लिखना चाहें, सो एट कैथोड नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली, हाइड्रोजन चैप्टर में भी मैंने सिखाया, दिस इज आल्सो द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, बट फिर भी हम लोग लिख ले, अगर कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, करेक्ट। तो अगर रिडक्शन होता है, वाटर कैन बी रिटन एज HOH, वाटर को क्या लिख सकते हैं, HOH लिख सकते हैं, इसके ऊपर प्लस है। तो अगर मैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं, तो यहाँ पे 2H+ और 2OH- हो जाएंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देंगे, 2 नेसेंट हाइड्रोजन जो कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, O2, और यहाँ पे कितने OH- रिलीज हो जाएंगे, 2 OH-, करेक्ट। सो ये एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया डाइहाइड्रोजन बनाने का। ये रिएक्शन हो गई कहाँ पे, कैथोड पे, कैथोड पे H2 बन गया। अगर हम लोग बात करें एट एनोड की, एट एनोड, करेक्ट, एट एनोड, अगर हम लोग एनोड की बात करें तो एनोड पे कौन सा रिएक्शन होता है, बोलो, ऑक्सीडेशन होता है। तो अगर एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वाटर कैन बी रिटन एज HOH। अगर हम लोग देखने जाए तो इसके ऊपर भी प्लस होता है, इसके ऊपर भी डेल पॉजिटिव, डेल पॉजिटिव, इसके ऊपर 2 डेल नेगेटिव है, ऑक्सीजन के ऊपर तो 2 डेल नेगेटिव, तो ये ऑक्सीजन कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो अगर मैं 2H2 ले लूं तो 2H2 लूं तो ये एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो 2 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो 2 नेसेंट ऑक्सीजन बनेंगे, 2 नेसेंट ऑक्सीजन मिलके O2 बनाएंगे, और 4 हाइड्रोजन बच जाएंगे, क्यों, सर यहाँ तो 2 ही है, तो 2 मॉलिक्यूल्स है ना, तो 4H+ बन जाएगा, करेक्ट। तो 4H+ बन गया यहाँ पे, तो 4H+ एंड O2 गैस, O2 गैस कहाँ पे बनी, एनोड पे बनी। सो दिस इज द फर्स्ट मेथड ऑफ industrial method of preparation of what, O2 from acidulated water। you cannot take pure water because it is a bad conductor of electricity ना। अगर आपको एकदम ही प्योर चाहिए, नोट लिख देता हूँ, नोट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्योर डाइऑक्सीजन इज प्रिपेयर्ड, एकदम ही प्योर चाहिए, प्योर O2 इज प्रिपेयर्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ solution of barium hydroxide, solution of barium hydroxide using platinum electrode, platinum electrode। इससे आपको एकदम प्योर डाइऑक्सीजन गैस मिल जाएगा। सो नोट पॉइंट के तौर पे इसको प्लीज याद रखिएगा, मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है ना। नाउ अगर हम लोग इसी के अंदर एक सेकेंड मेथड की बात करें, इंडस्ट्रियल मेथड में सेकेंड वाले की, सो बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बाय फ्रैक्शनल distillation of liquid air,
बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। लिक्विड एयर के फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट ना। उससे हम लोग N2 गैस बना चुके हैं ऑलरेडी, जब हम लोग ने ग्रुप नंबर 15 पढ़ा था। तो जब हम लोग एयर लेते हैं, इसको कूल एंड कंप्रेस करेंगे। जब कूल एंड कंप्रेस, कंप्रेस करना मतलब प्रेशर को बढ़ाना, कूल करना मतलब टेम्परेचर को कम करना, ठीक है ना। हम लोगों ने एंट्रीज आइसोथर्म पढ़ा है स्टेट्स ऑफ मैटर में, वो वाले वीडियो देख सकते हैं अपन। एयर को अगर आप कंप्रेस करेंगे तो आप क्या बनाओगे, लिक्विड एयर बनाओगे, ठीक है ना। क्या बनेगा, लिक्विड एयर। और लिक्विड एयर को जैसे आप हीट करोगे, क्या करोगे, हीट करोगे, तो एट 77 केल्विन N2 गैस सेपरेट हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से, और एट 90.2 केल्विन, अप्रोक्सीमेटली 90 केल्विन लिख रहा हूँ, O2 गैस सेपरेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इससे हम लोग बच्चों क्या बना सकते हैं, ऑक्सीजन गैस का। इससे भी हम लोग इंडस्ट्रियली प्रिपेयर कर सकते हैं। सो मैंने बहुत सारे मेथड्स बता दिए, एक्चुअल में देखने जाए तो इसके प्रॉपर्टीज में हमारा थोड़ा टाइम बचेगा, बिकॉज प्रॉपर्टीज में एज सच हम लोग टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स पढ़ेंगे बेस्ड ऑन द ऑक्सीजन कॉम्पोजिशन एंड बेस्ड ऑन देयर नेचर, ये टाइप के ऑक्साइड बनेंगे। बट एक एक रिएक्शन इसमें इंपॉर्टेंट है, और ये वाला स्टेटमेंट आप लोग प्लीज बुक में एक कलर पेन से लिख लेना, क्योंकि अगर सपोज इन केस क्वेश्चन आया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड प्योर ऑक्सीजन कैन बी प्रिपेयर्ड, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी, तो आपको अगर ये पता है तो ही आप टिक कर पाओगे, वरना आप कुछ अलग ही टिक करोगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ आपका डाइऑक्सीजन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइऑक्सीजन। इसका फोटो लो, फिर आगे बढ़ता हूं। ओके स्टूडेंट, सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइऑक्सीजन। बहुत इजी है। सबसे पहली बात तो अगर हम लोग इसके कलर की बात करें, so it is a colorless gas or colorless as well as odorless gas, ठीक है, colorless and odorless gas, and it supports combustion। ये combustion को क्या करता है बच्चों, सपोर्ट करता है, it supports combustion, right। दूसरी बात, oxygen has 3 isotopes, 16, 17 and 18। oxygen 16, oxygen 17 and oxygen 18, ठीक है ना। इसके टोटल 3 स्टेबल क्या है बच्चों, आइसोटोप्स है। तीसरा पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इसको स्टार मार्क करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, O2 इज पैरामैग्नेटिक। ऑक्सीजन जो है O2 मॉलिक्यूल इट इज पैरामैग्नेटिक, और इसके ऊपर पूरा डिटेल में डिस्कशन किया हमने नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में। इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। MOT में मैंने आपको इसको डिटेल में डिस्कस करवाया है, क्यों इसका कलर नहीं होता है, कहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन है, वो सब डिस्कस किए। चलो एक थोड़ा सा ओवरव्यू यहाँ पे भी दे देते हैं, ठीक है ना। अगर मैं O2 के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ, मॉलिक्यूल की बात करो, एटम की बात नहीं करो, 1s2 2s2 चालू मत हो जाना। ये कौन सा है, O2 मॉलिक्यूल है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो सबसे पहले क्या आएगा, के का मतलब क्या होता है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, राइट। फिर सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, ठीक है ना। फिर सिग्मा 2pz2 सिग्मा 2pz2, फिर पाई 2px2 पाई 2p/2, करेक्ट। फिर उसके बाद क्या था, पाई स्टार 2px1, चलो, इक्वल टू पाई स्टार 2p/1, बराबर है। उसके बाद क्या आता है, सिग्मा स्टार 2pz, इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो मेरे साथ गिनो टोटल बेटा। O2 की बात करें तो ऑक्सीजन के पास खुद का 8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 + 8 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, राइट। तो 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर ये है 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम,
अगर ये 16 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो गिनो मेरे साथ, यहाँ पे 2 2 4, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, 2 2 + 2 4, 4 + 2 6, 8 10 12 14 15 16, 16 हो गया। तो अभी अगर हम लोग ध्यान दें तो ये वाला जो ऑर्बिटल है, क्या इसको मैं क्या बोलना चाहिए बताओ? यस बोलो। इसको हम लोग बोलेंगे हाईएस्ट होमो, इसको बोलेंगे होमो। होमो का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये सबसे ऊपर जिसमें इलेक्ट्रॉन है वही है। अगर हम लोग बात करें सबसे, अगर ये वाली बात करें तो ये खाली पड़ा है, जीरो है, बराबर है। तो ये अनऑक्यूपाइड है कि ऑक्यूपाइड है? अनऑक्यूपाइड। इसके ऊपर अगर हम लोग जाए तो और भी अनऑक्यूपाइड है, तो ये सबसे नीचे अनऑक्यूपाइड है, तो इसके लिए इसको क्या बोलेंगे? ल्यूमो। ल्यूमो स्टैंड्स फॉर लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये हो जाएगा आपका लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या आपको लगता है यहाँ पे दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 2px में भी एक इलेक्ट्रॉन है और 2py में भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम लोग बात करें पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, बराबर है। दोनों में बच्चों कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? एक एक इलेक्ट्रॉन है, बराबर है। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन तो है ना, और इस वजह से बच्चों दे आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। सो ये एक एनओसीबी का क्वेश्चन है। बट साथ में अगर मैं बात करूं कि पी पॉलीमर चैप्टर में भी, सॉरी पॉलीमर पी ब्लॉक में भी आ सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी दिखते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या होगा मैं वो भी बता देता हूँ। O2 is paramagnetic due to unpaired electron किस में है? आपको ऑप्शन में दिया होगा, फर्स्ट सिग्मा 2pz, दूसरा पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, थर्ड ऑप्शन पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, और लास्ट ऑप्शन होगा बच्चों सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है ना? तो ऐसा क्वेश्चन आ गया बच्चों। तो अगर आपको एकदम डिटेल नॉलेज है तो ही आप ये पढ़ सकते हो या सॉल्व कर सकते हो। तो नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड एट सच अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है ना? अगर हम लोग बात करें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो बेस है वो है आपका पीरियोडिक टेबल, सेकंड है नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। ये दो चैप्टर्स अगर आपको आते हैं तो बहुत काम अपना आसान हो जाएगा, क्योंकि इससे बेटा मेजरली क्वेश्चन जो है 15, अगर नीट की बात करूं तो 15 क्वेश्चन में से सिर्फ एनओसीबी में तो कई बार मैंने देखा है 6 से 8 क्वेश्चन भी आए सिर्फ एनओसीबी में से। तो अगर अपन दो चैप्टर्स कर ले, उसके साथ में ऐसे चैप्टर्स है और कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी अगर कर ले तो कम से कम 10 क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर लो, 15 में से आपके ऐसे ही हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका रियल आंसर क्या होगा? तो अगर अनलेस एंड अनटिल यू नो दिस, ये सब मैंने आपको एनओसीबी में सिखाया, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड लगभग में 1 महीना 1.5 महीना सिखाता हूँ बेटा, एक एक चीज वहाँ पे ऑक्साइड्स पेरोक्साइड सब उसी में कवर कर लेता हूँ मैं। तो पी ब्लॉक में एज सच देखने जाए तो मैं पी ब्लॉक में क्या सिखाऊं एक्स्ट्रा, खाली कंपाउंड सिखा रहा हूं, उनके प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा पढ़ रहे, बट ये सब चीजें मैंने आपको डिटेल में वहां पे बताई हुई है। ठीक है? तो अगर हम लोग बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में है? अनपेड इलेक्ट्रॉन किस में? इसमें है बच्चों। ठीक है ना? और आपको क्वेश्चन पूछा जाता है इन केस ऑफ O2 द होमो इज, होमो कौन सा हो जाएगा? तो आंसर में यही हो जाएगा। इन केस ऑफ O2 द ल्यूमो इज, ये मैं सब लिख नहीं रहा हूँ, खाली क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ल्यूमो इज, तो ये ल्यूमो हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बच्चों फ्रेम होते हैं और कुछ नहीं। एक और क्वेश्चन, O2 के पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? अनपेड इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट। देन आल्सो इट इज कलरलेस, बट इट इज स्टिल कलरलेस। रीजन क्या है? बट स्टिल कलरलेस, क्या रीजन है ऐसा? देखो ना मैंने यहाँ पे लिखा कलरलेस ओडरलेस गैस। ओडर का तो चलो ठीक है, अलग ही बात है, बट कलर का क्या कारण है? कलर अनपेड इलेक्ट्रॉन जब भी मैंने आपको डीएनए ब्लॉक में भी सिखाया, देखो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। फिर क्या होता है, हम लोग का जो सेशन होता है 5 मिनट में अगर ये बोल के सिखा के, मैंने देखा है बहुत बार यही लिखा जाता है सिर्फ, बट मैं यहाँ पे आपको साथ में बता भी रहा हूँ। अगर हम लोग बात करें कि इसके पास तो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो लोअर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन लाइट को एब्जॉर्ब करके, व्हाइट लाइट को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी में जा सकता है और फिर वो कलर शो कर सकता है, जैसे लाइट एमिट करेगा तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर एमिट कर सकता है। बट अगर हम लोग बात करें O2 तो यहाँ पे कलरलेस है। इसका रीजन तो जेई एडवांस में पूछा गया है। इसका
रीजन क्या है, इसका रीजन है बच्चों कि जो एनर्जी डिफरेंस है होमो और ल्यूमो में, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन होमो एंड ल्यूमो इज वेरी हाई, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन होमो एंड ल्यूमो इज वेरी हाई। और अगर एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन बेटा विजिबल रीजन वाला एनर्जी उसको एक्साइट नहीं कर सकता, विजिबल रीजन वाला एनर्जी cannot excite the electron, cannot excite the electron, उस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं कर सकता। तो सर कौन सा लाइट एक्सट्रैक्ट कर सकता है या फिर एक्साइट कर सकता है, सॉरी यूवी लाइट। और यूवी लाइट को हम लोग देख सकते नहीं है। तो अगर हमको भगवान ने बेटा यूवी लाइट को देखने का वरदान दिया होता तो हमको शायद ऑक्सीजन गैस भी क्या दिखती, कलर दिखती। तो हम लोग सांस लेते तो हम लोग को पता चलता हमारे नाक में कोई कलर गैस जा रही है, ठीक है। तो बच्चों ऐसा हमको कोई अभी तक वरदान मिला नहीं है, तो हम लोग ऑक्सीजन गैस को कलर के फॉर्म में नहीं देख सकते। हाँ, अगर हमारी आंखें यूवी लाइट को देख सकती तो फिर आपको वो कंपाउंड कौन से फॉर्म में दिखता, कलर्ड फॉर्म में दिखता, बराबर है। तो याद रखना, जब तक इलेक्ट्रॉन, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप नहीं करेंगे, तब तक आप वापस वो इवॉल्व करके नीचे नहीं आएंगे, तब तक वो कलर नहीं दिखेगा। तो इस वजह से बच्चों याद रखना, विजिबल रीजन जो लाइट हम देख सकते हैं, विजिबल रीजन 4K to 7K, उसमें ये वाला एक्साइटेशन नहीं हो पाएगा। इस वजह से O2 हमको क्या दिखता है, कलर लेस दिखता है, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे इसका रिएक्शन विद वेरियस मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है। गोल्ड और प्लैटिनम के साथ ये रिएक्ट नहीं करता है, बाकी सबके साथ रिएक्ट करता है। तो कितने टाइप के ऑक्साइड्स हो सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो एक बार इसका फोटो लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। Okay students, so the fourth property is oxygen directly combines with metals, बहुत सारे metals के साथ directly combine करता है except gold and platinum, तो सबको पता ही है, and non metal to form what different types of oxides। तो ये generally oxygen जो है metal और non metal के साथ combine होकर क्या बनाता है, oxides बनाता है। तो अगर हम लोग बात करें types of oxides, types of oxides, दो टाइप से हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है ना। आप लोग ने जनरली बेसिक, एसिडिक और न्यूट्रल और एम्फोटेरिक ऑक्साइड पढ़ा होगा। दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन के हिसाब से भी होता है। तो हम लोग दो टाइप का क्लासिफिकेशन करेंगे। केस 1 बेस्ड ऑन नेचर, बेस्ड ऑन नेचर, कि वो कौन से नेचर का ऑक्साइड है। ये हम लोग ने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में तो बहुत बार पढ़ा है, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, राइट। तो सबसे पहला जो है वो है एसिडिक ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड जनरली सबको पता है कि नॉन मेटल बनाते हैं। नॉन मेटल फॉर्म्स, नॉन मेटल्स फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड। नॉन मेटल जनरली कौन से टाइप के ऑक्साइड बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे लें तो सबको पता होगा CO2 है, NO2 है, ये सब कौन से टाइप के हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स है। और जब इनको पानी में डाला जाता है, जैसे अगर एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, H2O को जैसे पानी में डालोगे तो वो क्या बना देगा बच्चों, ये बना देगा आपको कार्बोनिक एसिड। तो ये क्या हो गया, एसिडिक सॉल्यूशन हो गया ना, इस वजह से इनको एसिडिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। और फास्फोरस के केस में तो हमने पढ़ा था P4 O10 पढ़ा था, ठीक है, वो भी क्या था, नॉन मेटल ऑक्साइड ही है और वो क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे हो गया। दूसरी अगर हम लोग बात करें बेसिक ऑक्साइड की, तो इनको आप पानी में डालोगे तो आपको बेसिक सॉल्यूशन देंगे या अल्कलाइन सॉल्यूशन देंगे। बेसिक ऑक्साइड जनरली कौन बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म्स, ठीक है, फॉर्म्स क्या, बेसिक ऑक्साइड्स। क्यों बेसिक ऑक्साइड, पहले हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं Na2O की बात करूं, K2O की बात करूं, CaO की बात करूं, MgO की बात करूं, ये सब कौन से हैं, मेटल ऑक्साइड्स हैं। दे आर बेसिक इन नेचर। ऐसा क्यों, क्योंकि जैसे आप इसको पानी में डालोगे, NaO को जैसे पानी में डाला जाएगा, इट विल फॉर्म 2 NaOH, और सबको पता है NaOH इज व्हाट, बेस। इस वजह से बच्चों इनको क्या बोलते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स। सो फर्स्ट वाला based on the nature they are classified into acidic oxides. Number 2 basic oxides. Number 3 neutral oxides. neutral oxides, neutral oxides का मतलब क्या होता है बच्चों,
जो ना तो एसिडिक होगा या ना ही बेसिक होगा, बराबर है। तो न्यूट्रल ऑक्साइड्स के तौर पे दे आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। और एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को याद ही रखना है, मैंने आपको ग्रुप नंबर 15 के जब ऑक्साइड सिखाए थे, व्हाट आर द ग्रुप नंबर 15 के ऑक्साइड्स, N2O, NO, N2O3, N2O4 और N2O5। उसमें से बच्चों ये तीनों जो थे वो क्या थे, एसिडिक थे कि बेसिक थे, एसिडिक ऑक्साइड थे। और ये दोनों जो थे वो क्या थे, न्यूट्रल ऑक्साइड्स थे। ये मैंने वहीं पे सिखा दिया था। सो एग्जांपल के तौर पे क्या लिखेंगे, N2O लिखोगे, NO लिखोगे और CO, कार्बन मोनोऑक्साइड इज आल्सो व्हाट, न्यूट्रल ऑक्साइड। ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल याद रखना, ठीक है। उसके बाद में लास्ट वाला आता है फोर्थ, इसी के केस 1 के अंदर ही एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। पीरियोडिक टेबल में तो मैंने आपको बताया ही था, यहाँ पे वापस कवर कर लेते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो है बच्चों वो क्या करते हैं, एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं। दे रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेस। दे रिएक्ट्स विद बोथ एसिड्स एज वेल एज बेस। एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। नाउ इसका मैंने एक आर्बिट्री दिया था, जनाबे अली ने गाया ऐसा बेकार पंजाबी सॉन्ग। याद है लर्निंग कोड, आर्बिट्रिक जनाबे अली, जनाबे अली, जनाबे अली ने मतलब नियॉन मत लिखना इधर, वो तो एक कनेक्टिव है। जनाबे अली ने गाया ऐसा बेकार पंजाबी सॉन्ग, जनाबे अली ने गाया ऐसा बेकार पंजाबी सॉन्ग, ठीक है ना। तो अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो ZnO जिंक ऑक्साइड, ये कौन सा है बच्चों, मेटल ऑक्साइड तो है ही है। देखो मेटल ऑक्साइड बच्चों दोनों टाइप का हो सकता है, एम्फोटेरिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन एग्जांपल टू एग्जांपल, ठीक है। तो ZnO बेटा इट इज व्हाट, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इट रिएक्ट्स विद HCl, मतलब एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है, बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। इट फॉर्म ZnCl2 प्लस H2 गैस। बैलेंसिंग आप लोग कर लेना। और ZnO जो है इट कैन आल्सो रिएक्ट विद NaOH, ये NaOH के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और NaOH सबको पता है क्या है, बेस है, राइट। यहाँ पे भी लिखा था मैंने NaOH इज अ बेस। तो इट फॉर्म सोडियम जिंकेट Na2 ZnO2 प्लस H2 गैस। बैलेंसिंग आप लोग कर लेगा। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या हुआ, ZnO is an amphoteric oxide। तो जनरली स्टूडेंट्स इसी में से कोई एक आएगा। आपको जिंक पता होगा, एल्यूमिनियम पता होगा, गैलियम पता होगा, इसके अलावा भी बहुत सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड है जो मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिए हैं। तो स्टूडेंट्स क्रोमियम के केस में मैंने आपको बताया था कि सब नहीं है, सब ऑक्साइड्स नहीं है क्रोमियम के, सिलेक्टेड मैंने डीएनए ब्लॉक में डिटेल में बताया है, ठीक है। सो ये हो गया पूरा का पूरा कंसेप्ट ऑफ और टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स। और टाइप्स ऑफ ऑक्साइड में केस 1 कंप्लीट हुआ अपना, कौन सा, बेस्ड ऑन नेचर। तो बेस्ड ऑन नेचर में 4 है टोटल, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है और एम्फोटेरिक है। उसमें से बच्चों डेफिनेटली ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ऐसा आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो ऑप्शन में 1 2 3 ये तो रहेंगे नहीं। अगर वो पेपर बनाने वाला एग्जाम में बच्चा स्मार्ट रहा तो डेफिनेटली डोंट एक्सपेक्ट कि ये ऑप्शन में रहेंगे, क्योंकि तो पूरे दुनिया को पता है। तो डेफिनेटली इनमें से कोई एक रहेगा जो आपको डेफिनेटली परेशान कर सकता है, ठीक है। तो अगर आपको मेरे ट्रिक्स पता है, आरपी ट्रिक्स, तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। तो अभी हम लोग दूसरा केस पढ़ेंगे, केस नंबर 2 टाइप ऑफ ऑक्साइड्स का। इसका फोटो लो फिर आगे बढ़ते हैं। So students, second one is case 2 based on availability of oxygen. First one was based on nature, second वाला based on availability of oxygen, ठीक है। इसमें फर्स्ट वन जो आता है वो होता है नॉर्मल ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड्स में क्या होता है वो समझ लेते हैं। नॉर्मल ऑक्साइड्स में जितने ऑक्सीजन चाहिए किसी भी एलिमेंट की नॉर्मल वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए उतने ऑक्सीजन होते हैं। सो दे कंटेन as many as oxygen required
टू satisfy the normal valency of an element, किसी भी एलिमेंट की नॉर्मल वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए जितने ऑक्सीजन चाहिए होते हैं उतने ऑक्सीजन इसमें होते हैं। ठीक है बेटा, तो अगर हम लोग एग्जांपल के तौर पे लिखें, जैसे सोडियम का वैलेंसी कितना है, यस इट इज +1, तो यहाँ पे Na2O हो जाएगा, MgO ले लो, CaO ले लो, तो ये सब कौन से ऑक्साइड्स हैं, नॉर्मल ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, तो नॉर्मल ऑक्साइड्स बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। दूसरा आता है पैरोक्साइड्स, या फिर नॉर्मल ऑक्साइड्स के बाद दूसरा आता है बच्चों पॉलीऑक्साइड्स। पॉलीऑक्साइड्स का मतलब क्या, जिसमें ऑक्सीजन जितना होना चाहिए उससे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सो दे कंटेन more oxygen than required, जितने ऑक्सीजन उसको चाहिए होते हैं उससे ज्यादा ऑक्सीजन इसमें होते हैं, राइट, देन रिक्वायर्ड। तो इसमें दो टाइप है, एक हो सकता है पेरोक्साइड और एक हो सकता है सुपर ऑक्साइड। एक होता है पेरोक्साइड और एक होता है सुपर ऑक्साइड। ना पेरोक्साइड्स क्या होते हैं वो देख लेते हैं। अगर हम लोग बात करें पेरोक्साइड, तो पेरोक्साइड सबको पता होना चाहिए O2 2- होता है। O2 2- को पेरोक्साइड बोलते हैं, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर -1 का चार्ज। सुपर ऑक्साइड में हर ऑक्सीजन के ऊपर -½ का चार्ज होता है। तो पेरोक्साइड बच्चों सबको पता है, नेहा एंड बिपाशा बनाते हैं। तो मैंने आपको याद रखने का ट्रिक भी दिया था, Na2O था, Na2O2 था, उसके बाद में H2O2, नेहा एंड बिपाशा मतलब बेरियम एंड स्ट्रोंशियम, BaO2 SrO2। ये क्या है बच्चों, आपके पेरोक्साइड्स है। अगर हम लोग बात करें, सिर्फ 4 ही पेरोक्साइड्स है। सुपर ऑक्साइड्स की बात करें तो कौन बनाता है, करिश्मा मतलब KO2, रिश्मा, RbO2 एंड CsO2। तो ये 3 ही है जो क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। सो इनके अंदर जितने ऑक्सीजन होने चाहिए उससे क्या है, ज्यादा ऑक्सीजन है। सो डेफिनेटली अगर इनके पास ज्यादा ऑक्सीजन है तो डेफिनेटली दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और दे आर गुड ऑक्सीजन डोनर। सो these are good oxygen donors। ये अच्छे ऑक्सीजन क्या है, डोनर है। इनके पास ऑक्सीजन देने की क्या क्षमता ज्यादा होती है। तो अगर मैं बात करूं बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स की, बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQs के फॉर्म में पूछा जाता है। मैंने देखा है बच्चों, जनरली स्टूडेंट जब MCQ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उनके मन में कहीं ना कहीं एक सवाल आता है कि ये क्वेश्चन कहाँ का है, कहाँ से बना होगा। ठीक है ना, उनको पता है कि जब सिखाया जाता है तो बस इतना बता दिया जाता है। तो फिर उसमें गड़बड़ ये है कि अभी क्वेश्चन इसके ऊपर क्या बन सकता है, इसका एप्लीकेशन क्या है, तो कहाँ कहाँ पे इसका एप्लीकेशन है। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ नोट्स अच्छे से मेंटेन करके बच्चों। अगर आप नोट्स अच्छे से मेंटेन कर रहे हो और अगर जो मैं इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो तो वो स्टूडेंट्स को डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। मुझे स्टूडेंट जनरली पूछते हैं सर हम लोग मेहनत करना चाहते हैं, बहुत बार मेरे पास आते हैं सर हम लोग मेहनत करना चाहते हैं, आप जो बोलोगे हम लोग बुक्स फॉलो करेंगे, जितने दोगे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। बट मैं उन बच्चों को सिर्फ एक ही बोलना चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज नोट्स अच्छे से मेंटेन करिए और इसको टाइम पे रिवाइज करिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। जो जो चैप्टर्स मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ सब चैप्टर्स में आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर करके मैं रख दूंगा। ठीक है, तो नोट की बात है, ध्यान से सुनो। अगर हम लोग बात करें बच्चों स्पेस शटल की, ठीक है ना, मतलब जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं उसमें, या फिर जहाँ पे कन्फाइंड एरिया होता है। अब ये कन्फाइंड एरिया क्या होता है, कन्फाइंड एरिया मतलब जहाँ पे एयर का सर्कुलेशन थोड़ा कम है, या फिर आप ये बोल सकते हो जहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है, एरिया जहाँ पे बंद है, वहाँ पे अगर हम लोग देखें स्पेस शटल है तो वहाँ पे क्या है बच्चों, ऑक्सीजन का कंटिन्यूसली क्वांटिटी कम होते जाएगा, क्योंकि रेस्पिरेशन के दौरान हम लोग ऑक्सीजन तो गेन करेंगे और ऑक्सीजन गेन करेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का कंटेंट कम होते जाएगा। तो अगर ऑक्सीजन का कंटेंट कम होते जाएगा तो वहाँ पे हमको थोड़ा सा सफोकेशन फील होता है, या फिर जहाँ पे ऑक्सीजन कम होता है या फिर वहाँ पे अगर एयर का वेंटिलेशन नहीं है बराबर तो हम लोग को थोड़ा वहाँ पे एक फील अच्छा नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है।
तो जनरली स्पेस शटल्स में बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, एमसीक्यूज में डायरेक्टली पूछा जाता है स्पेस शटल में और कन्फाइंड एरिया में अगर वहां पे ऑक्सीजन कम है और CO2 धीरे धीरे रेस्पिरेशन की जगह से बढ़ जाता है तो वहां पे हम लोग KO2 को यूज कर सकते हो। वहां पे हम लोग किसको यूज कर सकते हैं? KO2 कैन बी यूज्ड टू प्यूरिफाई एयर, टू प्यूरिफाई एयर। कैसे एयर को प्यूरिफाई कर सकते हैं बताओ? देखो ध्यान से, ये जो KO2 है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सुपर ऑक्साइड बोलेंगे। स्पेस शटल में तो बहुत बार यूज होते हैं ये बेटा। हवा में जो CO2 गैस प्रेजेंट है, जिस रूम में आप रह रहे हो या फिर जिस रूम की बात करो या जिस स्पेस शटल की बात कर रहा हो, तो वहां पे CO2 गैस रेस्पिरेशन की वजह से बढ़ गया है। तो वो CO2 गैस के साथ क्या कर सकता है बच्चों? रिएक्ट करके इसके 2 मोल्स 2KO2 के 2 मोल CO2 गैस के साथ रिएक्ट करके बना देगा K2CO3। ये तो सॉलिड है, क्या बना देगा? K2CO3 और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व करता है। ये देखो, तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। मतलब उसने CO2 को तो बेटा खुद ने रख लिया और उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया K2CO3 और बना क्या दिया? ऑक्सीजन गैस। मुझे बताओ वहां पे ऑक्सीजन का प्रोडक्शन हो रहा है बच्चों। ये तो अगर हम लोग देखें तो 2K है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन 4 और 2 6 है, तो यहाँ पे कितने हैं? 3 ही है, तो 3 और बाकी है, तो 3O2 बन जाएगा यहाँ पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो CO2 था, अभी ये किस में कन्वर्ट हो गया? O2 में। तो कहने से बेटा वहां पे एयर प्यूरिफाई हो गया। आप कौन सी जगह में ज्यादा रहना चाहोगे? या ह्यूमन बींग्स, तो हम वैसी जगह पे रहना चाहिए जहाँ पे ऑक्सीजन कंटेंट क्या हो? ज्यादा हो, जहाँ पे सांस लेने में तकलीफ ना हो। तो मुझे बताओ बच्चों, अगर वहां पे CO2 पहले ज्यादा था तो KO2 के साथ रिएक्ट करके वो तो किस में कन्वर्ट हो गया? O2 में कन्वर्ट हो गया। तो वहां की एयर अभी क्या हो रही है? प्यूरिफाई हो रही है। एयर प्यूरिफाई होने की वजह से बच्चों हमारे को वहाँ पे अच्छा एक फील आता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा जब भी मॉर्निंग में हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, जॉगिंग के लिए निकलते हैं, तो सुबह सुबह जल्दी निकलते तो अपने को अच्छा फील आता है, फ्रेश फील होता है। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह जो है रात भर पोल्यूशन नहीं होता है, सुबह सुबह एयर में ऑक्सीजन कंटेंट क्या होता है? कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। तो इस वजह से हमको सांस लेने में अच्छा होता है और हमारे बॉडी में ऑब्वियसली रेस्पिरेशन की वजह से एनर्जी जनरेट होता है, हमारे बॉडी में ज्यादा जनरेट, इसलिए एनर्जी फील होता है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, यू शुड रिमेंबर। जहां जहां पे मैं नोट लिखा हूं या आरपी ट्रिक लिखा हूं, यू शुड यूज कलर पेन्स, ठीक है ना। अलग कोई कलर पेन यूज कर ले। देखिए बच्चों, नोट जितना नीट एंड क्लीन, एकदम सुपर क्लीन एंड सुपर रहेगा, आपको पढ़ने में उतना ही मजा आएगा, ठीक है। चलो, तो लेट अस मूव टू द फर्स्ट वन, दैट इज नॉर्मल ऑक्साइड हो गया। दूसरा कौन सा? पॉली ऑक्साइड हो गया। अभी तीसरे की बात करते हैं बच्चों, थर्ड, सब ऑक्साइड्स। अब ये सब ऑक्साइड्स क्या होते हैं? दे कंटेन, अभी बताओ, चलो आप ही सोचो, इसमें कितने ऑक्सीजन थे? जितने चाहिए थे उतने थे, इसमें ज्यादा थे तो उसमें क्या होंगे? कम। सो दे कंटेन लेस ऑक्सीजन देन रिक्वायर्ड, ठीक है। इसमें जितने ऑक्सीजन होने चाहिए उससे कम होते हैं। तो इसके एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग बात करें तो बेस्ट एग्जांपल वुड बी N2O, NO, CO भी है, बराबर है, Hg2O है। ये सब एग्जांपल्स याद रखिए। कार्बन सब ऑक्साइड तो मैंने आपको इस चैप्टर में कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन में बहुत अच्छे से बताया था, कार्बन सब ऑक्साइड का स्ट्रक्चर भी बताया था ऐसा। तो ये हो गया सब ऑक्साइड जिसमें जितने होने चाहिए उससे कम होते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट वाले की, खत्म ही कर देते हैं ये टॉपिक, छोटा सा ही बचा है अभी। तो सब ऑक्साइड के बाद आता है नेक्स्ट वाला बच्चों सब ऑक्साइड के बाद हम लोग बात करते हैं सेस्क्यू ऑक्साइड की। सेस्क्यू ऑक्साइड्स क्या होते हैं? सेस्क्यू ऑक्साइड्स में बच्चों जितने ऑक्सीजन, जो एलिमेंट और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 2:3 होना चाहिए। एलिमेंट इज टू ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो कितना होना चाहिए? 2:3 होना चाहिए। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या हो जाएगा बताओ? एग्जांपल के तौर पे आप Al2O3 ले सकते हो या फिर लैंथेनाइड्स का Ln2O3 ले सकते हो। उनको क्या बोलते हैं? सेस्क्यू ऑक्साइड, ठीक है। अगर हम लोग बात करें N2O3 भी क्या है बच्चों? सेस्क्यू ऑक्साइड है, मैंने आपको ग्रुप नंबर 15 में भी सिखाया था। उसके बाद अगर हम लोग बात करें लास्ट वाले ऑक्साइड्स की, तो वो है मिक्स ऑक्साइड। मिक्स ऑक्साइड मैंने आपको इसी लेक्चर में सिखाया था, राइट। Pb3O4 का बताया था, उसके बाद में Fe3O4 का बताया था। सो अगर हम लोग बात करें Pb3O4, ठीक है ना, ये किसका बना है बताओ जल्दी से बोलो। टू तो
PbO से बना है और PbO2 से बना है, तो टोटल तीन Pb हो गए और ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें Fe3O4 की, Fe3O4 भी एक मिक्स ऑक्साइड है जो किससे बना है, FeO से बना है प्लस Fe2O3 से बना है, बराबर है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट, डाइऑक्सीजन। हम लोग ने डाइऑक्सीजन के प्रॉपर्टीज भी कंप्लीट कर दिए, एक एक चीज मैंने डिटेल में बता दी है बच्चों। सेस ग्रुप ऑक्साइड क्या होता है, मिक्स ऑक्साइड क्या होता है, सब ऑक्साइड क्या होता है, पॉली ऑक्साइड्स क्या होते हैं और नॉर्मल ऑक्साइड्स क्या होते हैं। अभी अगर हम लोग बात करें थोड़े से इनके रिएक्शंस की, तो अभी मैं रिएक्शन लिख के नहीं बताऊंगा कि Na+O2 का रिएक्शन Na2O भी बन सकता है, Na2O2 भी बन सकता है, ये सब छोटी छोटी बातें, उनको नहीं भी पढ़ेंगे तो हम लोग चलेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने फर्स्ट वाले लेक्चर में खत्म कर दी। लेक्चर नंबर 2 में मैंने सिर्फ क्या पढ़ाया आपको, डाइऑक्सीजन पढ़ाया। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग सिर्फ ओजोन पढ़ेंगे ना। ओजोन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, ओजोन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग इसमें टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी पढ़ेंगे। टेलिंग ऑफ मर्क्यूरी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्टिमेशन ऑफ ओजोन भी पढ़ेंगे एंड ओजोन का डिप्लीशन क्या होता है वो भी पढ़ेंगे। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ओजोनाइजर्स के बारे में, वो भी डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट लेक्चर करेंगे, अदरवाइज ये अननेसेसरली ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद ओजोन। एक लेक्चर हम लोग सिर्फ ओजोन ही पढ़ेंगे पूरा डिटेल में, दैट विल बी लेक्चर नंबर 3 एंड देन विल स्टार्ट विद योर सल्फर का ग्रुप। सल्फर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे उनके अलोट्रॉप्स, अलोट्रॉप्स के बाद उनके कंपाउंड्स, ऑक्साइड्स एंड ऑक्सी एसिड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ सेकंड लेक्चर। We will meet in the next lecture with the concept of ozone. Till then, thank you students.